लाइव कीजिए क्लास को। शांत हो जाइए दोस्तों, बिल्कुल शांत। चलिए, सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि अगर चल नहीं रही है तो इसका क्या परिणाम होगा ये सबको पता ही होगा। और बातचीत नहीं, आपको अलग से कहना पड़ेगा। बातचीत नहीं, अब बातचीत का सिलसिला आपके और हमारे बीच ही रहेगी। तो सबका पढ़ाई चल रहा है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जो लक्ष्य आप बनाए हैं वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इसके लिए आपको जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा त्याग का मतलब है घर पर बैठकर पढ़ना नहीं, लगातार पढ़ना है। ठीक है ना? ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, 4 दिन छोड़े, फिर 3 दिन पढ़े, फिर 1 दिन छोड़े, फिर 7 दिन पढ़े, फिर बीच में आधा दिन छोड़े, फिर आधा दिन के बाद पढ़े। ऐसा नहीं होनी चाहिए। लगातार पढ़ाई होते रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन कितनों पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन एक सच्चाई यही है, नौकरी उतना का ही होगा जितना सीट होगा। क्लियर है? हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना होगा। पूरा बिहार पढ़ लेगा, पूरा बिहार में टैलेंट भर पड़ जाएगा, लेकिन अंततः नौकरी उतना का ही लगेगा जितना सीट होगा। ये भी सच्चाई है। तो ये सच्चाई को फिलहाल टाल दीजिए। तो पढ़ाई सबकी चल रही है। अब बहुत जो है अभी ये से पगला रहा है, होली आ रहा है, बहुत कमेंट में है कि छुट्टी कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा। लगता है कि अगला साल होली कैंसिल हो जाएगा क्या? जो है सो इसी साल है। दोस्तों, भारत में ढेर सारे धर्म है और उनके ढेर सारे त्योहार हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखिए। अभी होली बीतेगा, फिर रमजान आएगा, फिर पता नहीं क्या क्या आएगा। ठीक है, वो चल रहा है, ईद आएगा। ठीक है, तो पर्व त्योहार से ज्यादा मतलब नहीं रखिए। जिस दिन होली है उस दिन जाकर अच्छा खाना खा लेना, खत्म होली। 5 दिन पहले से मूड में आने की क्या जरूरत है? तो पढ़ाई लगातार रहनी चाहिए। और पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, कहां तक पढ़े थे जी? अच्छा, तो सेल हम लोग पढ़ लिए थे। और उसके बाद हम आपको यह बताए थे कि जो जीवित कोशिका होती है, मान लीजिए ये अनियमित आकार की एक कोशिका है जिसका यह केंद्रक है। तो जीवित कोशिकाओं को लगातार चाहिए सप्लाई किसका? पोषक पदार्थ का, ताकि उसका उपयोग करके यह जीवित बना रहे। वास्तविकता तो यह है दोस्तों कि हर सजीव के कोशिका को लगातार पोषक पदार्थ मिलनी चाहिए, तब वह जीवित बने रहते हैं और तब ही वे नए कोशिका को बनाते रहते हैं। अगर कोशिकाओं को पोषण मिलना बंद हो जाए तो वे मृत हो जाएंगे और नए कोशिका बनाना भी बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो अंततः कोशिकाएं ही नहीं काम करेगी, तो ऊतक काम नहीं करेगा, अंततः अंग काम नहीं करेंगे और सजीव की मृत्यु हो जाएगी। तो एक जीवित कोशिकाओं को लगातार पोषक पदार्थ का सप्लाई होते रहना जरूरी है। और इसी के लिए हर सजीव में पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है।
और सभी जीवित कोशिकाओं को न सिर्फ पोषक पदार्थों की लगातार आपूर्ति चाहिए, बल्कि कोशिकाओं के अंदर कई सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, कई सारे हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं जिनका कोशिकाओं से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। तो सजीव के शरीर में स्थित सभी जीवित कोशिकाओं को लगातार पोषक पदार्थों की आपूर्ति होते रहना जरूरी है और कोशिकाओं के भीतर भिन्न भिन्न कार्यों के फलस्वरूप जो कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं उसका बाहर निकलना भी जरूरी है। कोशिकाओं के भीतर पोषक पदार्थ पहुंचने के लिए एवं कोशिका के बाहर हानिकारक पदार्थ के निकलने के लिए हर सजीव में दो प्रक्रिया अपनाई जाती है। बात को समझे कि नहीं समझे? कोशिकाओं में पोषक पदार्थ भीतर जाने के लिए एवं हानिकारक पदार्थ का कोशिका से बाहर निकलने के लिए सजीवों में दो विशेष प्रक्रियाएं होती है। एक का नाम है विसरण और एक का नाम है परासरण। विसरण और परासरण, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो विसरण और परासरण क्या है? तो परिवहन की एक विधि है जिसके माध्यम से पोषक पदार्थ कोशिका के अंदर जाते भी हैं और हानिकारक पदार्थ कोशिका से बाहर निकलते भी हैं। आज इसी विसरण और परासरण को विस्तार पूर्वक हमें समझना है कि विसरण क्या है वो तो समझ गए कि परिवहन के तरीके हैं। परासरण क्या है वो भी परिवहन के तरीके हैं। और विसरण और परासरण परिवहन के ऐसे तरीके हैं जिसमें कोई ऊर्जा भी खर्च नहीं होती है। लेकिन यह विसरण और परासरण होता कैसे है? होता कैसे है? आइए दोस्तों, पहले हम किसको समझते हैं? किसको समझेंगे? विसरण। माइंड लगता है कुछ लोगों का ढीला पड़ गया है। विसरण क्या है वो तो समझ ही गए, परिवहन के तरीके। अब इसका परिभाषा समझिए। विसरण के द्वारा अणु, या आप कह सकते इसके जगह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कण का भी इस्तेमाल कर सकते। विसरण के द्वारा अणु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। लेकिन सवाल है कैसा अणु? तो विसरण के द्वारा ठोस के भी अणु, गैस के भी अणु और द्रव के अणु, सभी पदार्थ के अणु या कण विसरण विधि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं। या ठोस, द्रव, गैस सभी के अणु अथवा कण विसरण विधि के द्वारा कोशिका के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। लेकिन विसरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ठोस अथवा द्रव अथवा गैसीय पदार्थ के अणु अथवा कण अधिक सांद्रता से किधर गमन करते हैं? कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। विसरण एक ऐसी विधि है या विसरण परिवहन की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी पदार्थ के अणु अथवा कण अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से चलकर कहां पहुंचते हैं? कम सांद्रता की ओर पहुंचते हैं और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इन पदार्थ के अणु और कण तब तक जाते रहते हैं जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर न हो जाए। जब दोनों तरफ की सांद्रता बराबर हो जाएगा
तब विसरण अपने आप रुक जाएगा, अपने आप रुक जाएगा। अब यहां पर एक शब्द आया है सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या है? मतलब तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप छोटा मतलब समझिए। सांद्रता का मतलब है गाढ़ापन। सांद्रता का मतलब है गाढ़ापन। गाढ़ापन। आप जल पीते होंगे जरूर, क्या? अरे बोलिए ना जी, इसके बिना तो आदमी मर जाएगा। जल भी क्या है? द्रव है। आप शहद देखे हैं? शहद, शहद भी देखे होंगे, मौका मिलेगा तो खाए भी होंगे। तो जल भी क्या है? शहद भी क्या है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जल और शहद में सांद्रता किसकी अधिक है? शहद की सांद्रता अधिक है और जल की सांद्रता कम है। जो जितना गाढ़ा है समझिए उसकी सांद्रता उतनी अधिक है, उसकी सांद्रता उतनी। तो आप सांद्रता को समझ गए होंगे क्या? तो विसरण परिवहन की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किस पदार्थ के कण या अणु एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं, या आप कह सकते हैं सभी पदार्थ का। विसरण के द्वारा पदार्थों के अणु अथवा कण किधर से किधर गमन करते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और विसरण तब तक अपने आप होता रहेगा जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए, और जब दोनों तरफ की सांद्रता बराबर होगा तो विसरण अपने आप रुक जाएगा। विसरण अपने आप, कहिए विसरण समझे। विसरण के द्वारा ही कोशिका ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी सजीव का जो कोशिका होता है वो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं किस विधि से? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं किस विधि से? और यह काम कैसे होता है? तो ऐसे होता है। फिर भी आप इसको समझ लीजिए, फिर भी आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों, ये अनियमित आकार की एक कोशिका है और यह केंद्रक, और कोशिका के भीतर श्वसन की प्रक्रिया होते रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब श्वसन होते रहेगा तो कोशिका के भीतर उस श्वसन में ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल होते रहेगा, और ऑक्सीजन के लगातार इस्तेमाल से कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम, बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए कोशिका में ऑक्सीजन है लेकिन श्वसन में तो उसका इस्तेमाल होते रहेगा, तो धीरे धीरे कोशिका के भीतर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी कोशिका के भीतर, तो बाहरी वातावरण में तो ऑक्सीजन है, और बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन कांस्टेंट बना हुआ है, वो घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, जितना है उतना है। लेकिन अंदर में ऑक्सीजन का लगातार उपयोग होने से उसकी मात्रा बहुत क्या हो गई है? अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से बाहर में ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाहर में जितना था उतने है, लेकिन अंदर में लगातार कम होगा तो बाहर का ऑक्सीजन क्या होगा? अब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने का मतलब है कि इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है। और कोशिका के भीतर ऑक्सीजन का मात्रा कम होने का मतलब है कि ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है? कम है। अंदर अब ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो गई? अब बाहर ऑक्सीजन की मात्रा नियत बने रहने के कारण उसकी सांद्रता क्या हो गई? अब शुरू हो जाएगा क्या? विसरण। क्या शुरू होगा? और विसरण के द्वारा सभी पदार्थ के अणु अथवा कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अधिक सांद्रता से, और इस तरह से विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन कोशिका के भीतर प्रवेश कर गया। देख लिए? देख लिए कि नहीं देख लिए? बात समझ गए ना? कोशिका के भीतर
ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं विसरण विधि के द्वारा, उसी तरह कोशिका के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते भी है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। विसरण परिवहन की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पदार्थ के कण अथवा पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, और तब तक गमन करते हैं जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर। दो माध्यमों के बीच सांद्रता बिल्कुल समान है, तो क्या उनके बीच भिन्न भिन्न पदार्थों का विसरण संभव होगा? नहीं होगा। विसरण के लिए जरूरी है कि एक तरफ सांद्रता कम होनी चाहिए या मात्रा कम होनी चाहिए, और दूसरी तरफ, तभी विसरण संभव है। क्लियर हो गया ना? बात समझ गए ना? और ध्यान दीजिए, विसरण उन पदार्थों का ज्यादा होगा जिसका कण छोटा है। छोटे छोटे कणों का विसरण बड़ी तेजी से होता है, अब बड़े बड़े कणों का विसरण धीमी गति से होता है। बात समझे कि नहीं समझे? विसरण जो है बड़े बड़े कण का धीमी गति से होता है, और छोटे छोटे कण का तेजी के साथ होता है। यानी विसरण की दर भी पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करता है। विसरण का दर भी पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करता है। अगर कणों का आकार बहुत बड़ा है तो निश्चित ही उसकी विसरण गति कम होगी, या छोटा है तो अधिक होगी। और इस तरह से दोस्तों आप विसरण समझ चुके हैं ना? और समझा दीजिएगा दूसरे को ना, हैं? नहीं समझे जी? इसमें क्या है, समझ गया? अब विसरण के कई एग्जाम्पल आपके नोट में दिया हुआ है, और उसको क्या करना है? क्या करना है? याद करना है। नहीं याद करिएगा तो परिणाम सबको पता है। बात समझे कि ना? कभी कभी विद्यार्थी को बोलते हैं इसको याद कर लेना है, तो वैसे बोल रहा है, ठीक है, इसका काम है बोलना। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहिएगा। जो बोलते हैं याद करने के लिए, याद करना ही करना है, नहीं तो कोई भी ताकत दुनिया का आपको नौकरी नहीं दिला सकता है, ठीक है ना? मार्केट में एक हवा चला है कि सेलेक्टेड चीज हम पढ़ते हैं। सेलेक्टेड चीज, व्हाट इज सेलेक्टेड चीज? जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ना होगा आपको। सेलेक्टेड चीज पढ़ने का जमाना गया। जब कटअप 91, 92, 97 जा रहा हो तो क्या पढ़ना क्या छोड़ना है ये क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए। पूरा सिलेबस को पढ़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों पूरा सिलेबस पढ़ेंगे कैसे? तो पूरा सिलेबस ही हम पढ़ा रहे हैं आपको। पढ़िए विसरण। रोशन सर फोन फोड़ दिए हैं। किसका? ओहो, काय मोबाइल चला रहा था क्लासे में? ओ वीडियो बना रहा था। अच्छा तो बच गया, हम तो FIR करवाते, जिंदगी भर नौकरी नहीं होने देते। ठीक है, झूठ मूठ का वीडियो बनाकर उसको वायरल करता है। अब देखिए बोल रहे हैं, पूरा पूरा बोल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि बीच से कुछ भी काट लेता है और डाल देता है। अब बीच से कुछ भी काट रहा है डाल रहा है, अब जो दूसरा देखता है वो तो समझ रहा है कि इतने बात हम बोले हैं। क्लास है, बड़ा माहौल है, कुछ गड़बड़ सर भी बोल देते हैं। ठीक है, बोलते बोलते बोला जाता है, उसी को काटेगा डालेगा। ये बहुत गलत आदत है। ठीक है, यूट्यूब पर तो मेरा ऐसा ऐसा वीडियो वायरल है कि जिसका कोई लिंक ही नहीं है। बोल लेते कुछ और काट के डाल दिया कुछ और। इससे बदनामी होती है, बहुत बदनामी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करिए। किसी भी तरह का वीडियो मत बनाइए, और किसी भी तरह का वीडियो वायरल नहीं किया। आज तो मस्त बहुत शिक्षक जेल चला जाता है, और हम तो ऐसा नहीं होने वाले। जिस दिन धराए
उस दिन उसी पर आरोप लगाएंगे कि यही बुलवाया था। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक बार पुनः ध्यान दीजिए कि विसरण के द्वारा किस पदार्थ के कणों का परिवहन होता है? सभी पदार्थों का। किसका? विसरण के द्वारा पदार्थ के कण किधर से किधर गमन करते हैं? अधिक सांद्रता से, सांद्रता के जगह मात्रा भी कह सकते हैं। पदार्थ अपने अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से अपने कम मात्रा वाले क्षेत्र की तरफ जाते हैं। विसरण के कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आपको क्या कर लेना है। और सभी कणों का विसरण समान गति से नहीं होता है। समान गति से, मान लीजिए कि 1 बिलियन है, 1 बिलियन है इधर है और 1 बिलियन इधर है। इस बिलियन में ठोस के छोटे बड़े कण है और इस तरफ भी बिलियन के छोटे बड़े कण है। मान लीजिए इधर सांद्रता कम है, कम अणु बनाए हैं तो सांद्रता, और इधर सांद्रता क्या है? अधिक है। अब दोनों बिलियन को जैसे ही आपस में मिलाएंगे शुरू होगा क्या? विसरण। विसरण शुरू होगा ही होगा, क्योंकि 1 बिलियन की सांद्रता और 1 बिलियन की सांद्रता कम है तो विसरण शुरू होगा ही होगा। तो विसरण शुरू होगा तो बड़े बड़े कण का विसरण धीमी गति से और छोटे छोटे कणों का विसरण तेज गति से होगा। अगर एक साथ कई छोटे बड़े कण का विसरण हो रहा है 2 बिलियनों के बीच जिसकी सांद्रता अलग अलग है, तो बड़े कण का विसरण धीमी गति से और छोटे कण का विसरण तेज गति से। और ध्यान दीजिए, जब बड़े और छोटे कण का विसरण एक साथ हो रहा है तो छोटे कणों के विसरण गति पर बड़े कणों के विसरण गति का कोई असर नहीं पड़ता। इस कण का विसरण पर इस कण के विसरण का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी हर कण का विसरण दूसरे कण के विसरण से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। हर कण का विसरण या हर अणु का विसरण, हर कण का विसरण या हर अणु का विसरण दूसरे अणु या कण के विसरण से बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? विसरण समझ गए? विसरण के एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। चलिए, करा कि विसरण एक क्वेश्चन है, विसरण और सांद्रता में क्या अंतर है? विसरण परिवहन की एक विधि है। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन, सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। ज्यादा गाढ़ा है कोई बिलियन तो हम कहेंगे कि उसकी सांद्रता, कम गाढ़ा है तो सांद्रता कम है। तो सांद्रता यानी गाढ़ापन, सांद्रता यानी। अब विसरण परिवहन की विधि है जो भिन्न भिन्न बिलियनों के कम अधिक सांद्रता के कारण संपन्न होता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम समझेंगे क्या? परासरण, ओस्मोसिस। विसरण और परासरण। ध्यान दीजिए, देखिए बहुत का तो इतना क्वेश्चन आ रहा है ना। ध्यान दीजिए, हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं लेकिन हम बायोलॉजी के प्रोफेसर नहीं है कि सब कुछ पढ़ा दे। बात समझ रहे हैं ना? बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हम बायोलॉजी के प्रोफेसर। डिटेल में बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा? कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाएंगे। हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो आपका सिलेबस है। ये बात का ध्यान रखिए। तो कुछ भी प्रश्न नहीं पूछ देना है क्योंकि सब कुछ हम भी जानते नहीं है। परासरण, ओस्मोसिस, ये भी क्या है? तो विसरण के तरह ये भी विसरण के तरह परासरण भी परिवहन की एक विधि है। विसरण के तरह परासरण भी परिवहन की एक विधि है, लेकिन परासरण के द्वारा
जो परिवहन होता है केवल और केवल किसका? जल का। केवल किसका? जल का। विसरण में ठोस कण का भी हो रहा था, द्रव का भी हो रहा था और गैस का भी हो रहा था, लेकिन परासरण के द्वारा केवल जल ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जल के अतिरिक्त और कुछ भी परिवहन नहीं होता है। किस विधि से? किस विधि से? क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो परासरण के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा केवल किस पदार्थ का परिवहन होता है? जल का। परासरण एक ऐसी विधि है जिसमें विलयन का जल, जिसमें विलयन का जल अपने अधिक मात्रा वाले भाग से कम मात्रा वाले भाग की ओर गमन करता है। बात समझे कि नहीं समझे? परासरण के द्वारा किस पदार्थ का परिवहन होता है? केवल जल का। केवल जल का। और जल किधर से किधर जाते हैं? मान लीजिए 1 बिलियन है जिसमें जल की मात्रा बहुत अधिक है, 1 बिलियन है जिसमें जल की मात्रा बहुत, और 1 बिलियन है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है। और दोनों को हम मिला दिए तो क्या शुरू होगा? परासरण शुरू होगा, जिसमें जल अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र में जाएंगे, और तब तक जाएंगे जब हर तरफ जल की मात्रा बराबर हो जाए, हर तरफ जल की मात्रा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, परासरण होने के लिए इनके बीच में अर्ध पारगम झिल्ली का होना बहुत जरूरी है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना बहुत जरूरी है। यानी 2 बिलियन है, एक में अधिक मात्रा में जल है, दूसरे में कम मात्रा में जल है। इनके बीच इसको आपस में मिलाएंगे तो परासरण तब होगा जब इनके बीच एक झिल्ली रहे। कौन? यानी अर्ध पारगम झिल्ली के बिना परासरण संभव नहीं है। अर्ध पारगम झिल्ली इसके बीच नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? विसरण होगा, परासरण नहीं होगा। तो परासरण के लिए क्या जरूरी है? अर्ध पारगम झिल्ली परासरण के लिए क्या जरूरी है? क्लियर हो गया? परासरण परिवहन की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किस पदार्थ का परिवहन होता है? केवल और केवल। परासरण विधि के द्वारा जल किधर से किधर गमन करते हैं? जल अपने अधिक मात्रा वाले भाग से अपने। लेकिन इनके बीच क्या होना जरूरी है परासरण के लिए? बिना अर्धपारगम झिल्ली का परासरण संभव, बिना अर्धपारगम झिल्ली का परासरण संभव नहीं है। क्लियर हो गया? अब परासरण के परिभाषा को एक दूसरा तरीका से आप समझिए। परासरण के परिभाषा को एक दूसरे तरीके से समझिए। अब देखिए कि जिधर जल की अधिक मात्रा है, जिधर जल की मात्रा अधिक है, उधर का गाढ़ापन क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिधर जल की मात्रा अधिक है, जिधर जल की मात्रा अधिक है, उधर गाढ़ापन क्या होगा? कम होगा। अगर किसी चीज में जल बहुत ज्यादा है तो आप कहिएगा कम गाढ़ा है कि नहीं? तो अधिक मात्रा वाले भाग, जल की अधिक मात्रा वाले भाग की तरफ गाढ़ापन क्या होगा? और गाढ़ापन कम होने का मतलब सांद्रता क्या है? सांद्रता क्या होगा? कम होगा। तो अगर किसी बिलियन में जल की मात्रा अधिक है तो निश्चित ही वो कम गाढ़ा होगा, अर्थात उसकी सांद्रता कम होगी। और जिस बिलियन में जल की मात्रा कम होगी, जल की मात्रा कम होगी, उसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? जल की मात्रा कम होगी तो गाढ़ापन, और गाढ़ापन ज्यादा होने का मतलब
गाढ़ापन ज्यादा होने का मतलब सांद्रता अधिक होना। तो आप परासरण को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि परासरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जल कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जल कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है, लेकिन इनके बीच क्या होना जरूरी है? अर्ध पारगम झिल्ली के बिना परासरण संभव, अर्ध पारगम झिल्ली के बिना परासरण संभव। क्लियर हुआ बात? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो आप परासरण को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। परासरण एक ऐसी विधि है जिसमें जल अपने अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से अपने कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर प्रवेश करता है। अब जिधर जल की मात्रा अधिक होगी उधर गाढ़ापन कम होगा, अर्थात सांद्रता। जिधर जल की मात्रा कम होगी, जिधर जल की मात्रा कम होगी उधर गाढ़ापन अधिक होगा, यानी सांद्रता। तो आप परासरण को दो विधि से परिभाषित कर सकते हैं। परासरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जल अपने अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से अपने कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर जाता है, या परासरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवेश करता है, तब तक जब तक दोनों तरफ जल की मात्रा समान ना हो जाए अथवा सांद्रता समान। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। और जब परासरण विधि के द्वारा दो विलयनों के बीच जल आते जाते हैं, तब अंत में एक दाब उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही दोनों तरफ की सांद्रता बराबर होगा अथवा दोनों तरफ जल की मात्रा बराबर होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, और वह ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण की प्रक्रिया को क्या कर देता है? रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। तो परासरण हो रहा है। रुकेगा कब? जब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर उस समय उत्पन्न हो जाता है जब दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो जाए या दोनों तरफ जल की मात्रा बराबर हो जाए। क्लियर हुआ? परासरण क्लियर? विसरण विधि का इस्तेमाल ज्यादातर जंतु की कोशिका करते हैं और परासरण विधि का इस्तेमाल ज्यादातर पौधे के कोशिका करते हैं। हालांकि दोनों में, पौधे जंतु दोनों में विसरण परासरण होता है, लेकिन अगर विसरण की बात करिएगा तो ज्यादातर वे जंतुओं में होते हैं, जंतुओं की कोशिकाओं के मध्य होते, और परासरण ज्यादातर पौधे के कोशिका के मध्य होते हैं। परासरण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके नोट में, एक बार पढ़िएगा तो। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? मस्तिष्क में पाए जाने वाला ग्रेन्यूल्स कोशिका। ठीक है, ग्रेन्यूल कोशिका। और नेट सब पर कुछ अलग थलग देता है, उस सब पर यकीन नहीं करना है। क्लियर? विसरण की क्रिया मृत कोशिका में होती है? नहीं, विसरण और परासरण दोनों के लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। मृत कोशिका को किसी चीज की जरूरी होगी? मृत कोशिका को अब किस चीज का जरूरी है? तो जब कोशिका मृत ही हो गई है तो काहे विसरण परासरण करेगा? तो विसरण की बात करते हैं या परासरण की बात करते हैं तो उसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम समझेंगे क्या वजह।
एग्जाम्पल को डायरेक्ट रटना है, उसको समझना बिल्कुल नहीं है, रटना है। परासरण समझे कि नहीं समझे कैसे होता है, तो एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है देख लेते हैं। कौन एग्जाम्पल जी? 3 नंबर। परासरण के द्वारा पौधे के विभिन्न अंग स्फीत यानी मजबूत रहते हैं, जिससे वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल में कुछ समस्या आ सकती है, हमें भी पहली बार आई थी, बता रहे हैं उसको, हंसते का है। टर्जिट का मतलब स्फीत, स्फीत का मतलब मजबूत, पर्यायवाची। आप जर लगा हुआ धनिया का पत्ता कभी मार्केट से लाए हैं? जर लगा हुआ, उसमें जर होनी चाहिए, बात को समझिएगा, बीच में कुछ बोलिएगा नहीं। जर लगा हुआ धनिया का पत्ता आप मार्केट से लाए होंगे, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, वो मुरझा जाएगा, उसके तने वाला भाग जो है ना, वो जो है मुड़ जाएगा। बात समझ गए? जर लगा हुआ धनिया का पत्ता अगर आप मार्केट से कभी खरीद कर लाए होंगे तो देखे होंगे कि कुछ समय के बाद उसके तने जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, या कहिए कि वो मुरझा टाइप के जाते हैं, तना मुड़ जाएगा। लेकिन उसी धनिये के पत्ते को जर लगा, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें धनिया का पत्ता जर लगा डाल दीजिए, वो जो इस तरह झुका हुआ है, कुछ समय के बाद एकदम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं किए तो कोई बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको अनुभव होगा। मार्केट से जर लगा धनिया पत्ता लाए हैं, वो झुक गया, उसे हम पानी में दिए तो कुछ समय के बाद उसका तना क्या हो गया? सीधा हो गया। ऐसा कैसे हुआ जानते हैं? कि जब उसको आप पानी में दिए तो आप इस धनिया पत्ता को जो जड़ था वो पानी को खींचने लगा, और पानी परासरण विधि के द्वारा ऊपर, और पानी जो ऊपर जाने लगा, तना को मजबूती आ गई और वो क्या हो गया? सीधा हो गया। यही बात लिखा हुआ 3 नंबर एग्जाम्पल में कि परासरण के द्वारा जड़ से पानी ऊपर के पौधे में, जड़ से पानी तना और पत्तियों तक जाता है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? पौधे का जड़ मिट्टी से पानी को लेते हैं, लेकिन उस पानी की जरूरत है पत्तियों को, तना को, फल को। तो पौधे में जड़ से पानी, जड़ के कोशिकाओं से पानी ऊपर तक जाता है, जिसमें परासरण विधि का इस्तेमाल होता है। और पानी जब ऊपर जाते समय धार बनाती है तो उससे मजबूती आती है। उससे क्या आती है? मजबूती। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ। अब आते हैं परासरण तथा कोशिका के बीच संबंध। परासरण तथा कोशिका के बीच संबंध। चलिए, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होगा, उसके लिए टेंशन लेना है। आप हर चैप्टर के पीछे में जाइए, क्वेश्चन नहीं, पूरे क्वेश्चन का डिक्शनरी है। आपको क्वेश्चन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पहले विद्यार्थी लुसेंट पढ़ता था, फिर घटना चक्र, फिर एसपीडी। हमने क्या किया? तीनों को एक के साथ कर दिए। अब अलग अलग किताब पढ़ने की जरूरी नहीं है। और एनसीईआरटी वो भी एक जगह कर दिए। सब कुछ एक जगह है। अभी तक आप सेल पढ़ लिए हैं ना? अगर आप कोई भी सेट मारिएगा, सेल से क्वेश्चन आएगा, आपसे बनेगा। तो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा इसका टेंशन नहीं लेना है। जो पढ़ा रहे हैं उसको समझिए। परीक्षा में वही पूछा जाएगा जो आपके नोट में है। क्वेश्चन परासरण तथा कोशिका के बीच संबंध। आप तो जानते हैं कि कोशिका, मान लीजिए एक यह अनियमित आकार की कोशिका है। गोल कोशिका बहुत बार बना है, इसलिए अब
अनियमित आकार का बना रहे हैं। और कोशिका के भीतर क्या होते हैं? कोशिका द्रव होते हैं। ये बात तो आप जानते हैं। कोशिका द्रव भी एक तरल पदार्थ है, यानी 1 बिलियन के तरह ही है क्या कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव की अपनी भी एक सांद्रता होगी कि नहीं होगी? सांद्रता यानी कि गाढ़ापन, सांद्रता यानी कि गाढ़ापन। तो आप सभी जानते हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोशिका द्रव होते हैं। सेल के भीतर साइटोप्लाज्म होता है और कोशिका द्रव में कई पदार्थ होते हैं, जिससे इसमें भी कुछ ना कुछ गाढ़ापन होता है। अर्थात कोशिका द्रव की भी अपनी एक सांद्रता होती है। कोशिका द्रव की भी अपनी एक सांद्रता होती है। क्लियर? और जब कोशिका द्रव की सांद्रता का, ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव की सांद्रता का हम किसी बाहरी विलयन के साथ तुलना करेंगे। एक बार पुनः समझिएगा, आवाज बीच में छोड़ दिया है। कोशिका द्रव की सांद्रता का तुलना हम बाहर के किसी विलयन से करेंगे तो हमें कितने तरह का विलयन मिलेगा? 3 तरह का। कोशिका द्रव के गाढ़ापन अथवा सांद्रता की तुलना हम बाहर के किसी विलयन से करेंगे तो हमें कितने तरह का विलयन प्राप्त होगा? 3 तरह का विलयन प्राप्त होगा। कितने तरह का? 3 तरह का विलयन प्राप्त होगा। आइए समझते हैं कि वो 3 तरह का विलयन कौन कौन है। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अल्प पराशरी, सॉरी, हाँ, सम पराशरी, ओके, सम पराशरी विलयन। सम पराशरी विलयन। तो सम पराशरी विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता के क्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, सम पराशरी विलयन कहेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता के क्या हो? बराबर हो, या ऐसा विलयन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिका द्रव के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता, तो उसे क्या कहते हैं? समझ गए? यानी कि मान लीजिए किसी बर्तन में विलयन है, किसी बर्तन में विलयन है और वह उतना ही गाढ़ा है जितना कोशिका द्रव गाढ़ा है, तो यह विलयन क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? आपके बर्तन में 1 बिलियन है, आपके बर्तन में 1 बिलियन है, वो उतना ही गाढ़ा है जितना कोशिका द्रव है। तो मतलब उस बर्तन का विलयन क्या हो गया? उस बर्तन का विलयन क्या हो गया? समपराशरी। समझे? समपराशरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है समझ गए? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता के क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। या ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर भी इसे परिभाषित कर सकते हैं। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है तो वो क्या है? एनी प्रॉब्लम? समपराशरी विलयन समझ गए?
अब मान लीजिए दोस्तों कि इस बर्तन, ये बर्तन है और इसमें विलयन भरा हुआ है और विलयन है आइसोटोनिक यानी सम परासरी। और इस सम परासरी विलयन में एक कोशिका डाल दिए। क्या डाल दिए? कोशिका। कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका के बाहर कोशिका जिसकी प्रकृति क्या होती है? अर्धपार्य गम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो एक बर्तन है जिसमें क्या है? समपराशरी विलयन है। क्या है? और इसमें हमने क्या डाल दिए? कोशिका। और कोशिका का बाहरी भाग कोशिका झिल्ली जो कैसा होता है? अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि किसी कोशिका को समपराशरी विलयन में डालने पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वेरी गुड दोस्तों, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए कि समपराशरी विलयन वो विलयन होता है जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता के, यानी कोशिका के भीतर उतना ही सांद्रता है जितना इस विलयन की है। और जब दोनों तरफ सांद्रता बराबर हो तो न विसरण होगा न ही परासरण होगा, और न ही विसरण होगा न ही परासरण होगा। तो कोई भी पदार्थ विलयन से न तो कोशिका के भीतर जाएगा और न ही कोशिका के भीतर का कोई पदार्थ निकलकर विलयन में आएगा। यानी कि एक समपराशरी विलयन में, एक समपराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोई परिवर्तन कोशिका में नहीं होता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब यहां पर दो तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला प्रकृति क्वेश्चन का कि अगर कोशिका को समपराशरी विलयन में डाल देंगे तो कोशिका के आकार में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन। एक समपराशरी विलयन में कोशिका को डाल देंगे तो कोशिका के आकार में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया? दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक कोशिका को किसी विलयन में डालने पर कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उस विलयन की प्रकृति कैसी है? समपराशरी। एक कोशिका को विलयन में डालने पर कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उस विलयन की प्रकृति कैसी है? क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के, कोशिका द्रव के सांद्रता के बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समपराशरी विलयन कहते हैं। समपराशरी विलयन में कोशिका को डालेंगे तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन, समपराशरी विलयन में कोशिका को डालेंगे तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा है। सुमिता, मुझे इंग्लिश में नोट चाहिए। इंग्लिश में नोट इंग्लिश मीडियम कोचिंग में मिलेगा। हमारा कोचिंग हिंदी मीडियम है दोस्तों, हम हिंदी में पढ़ाते हैं। क्लियर? बहुत लोगों को दिक्कत है, बहुत स्टूडेंट मिले थे, सर हमको बहुत दिक्कत होता है हिंदी में। तो हिंदी में दिक्कत होता है तो अंग्रेजी माध्यम के कोचिंग पटना में उपलब्ध है, व्यापक पैमाने पर उपलब्ध है। ठीक है? हालांकि थोड़ा फीस वो लोग ज़्यादा लेते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला उतना तो मैनेज कर ही सकता है। क्या? हाँ। तो दोस्तों, जिनका भी माध्यम अंग्रेजी है, जो शुरुआत से ही अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कोचिंग नहीं है। ये कोचिंग हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अब बायोलॉजी है तो कुछ शब्द हिंदी है, कुछ शब्द अंग्रेजी में ही लिखना पड़ता है, तो वो हम लिख रहे हैं। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अल्प पराशरी विलयन।
अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यह विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता या गाढ़ापन कोशिका के कोशिका द्रव से क्या हो? कम हो। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से क्या हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं? ये इधर लगा हुआ मतलब इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है, और इसकी सांद्रता कम है। मान लीजिए दोस्तों, एक बर्तन में विलयन है और इधर कोशिका है, तो कोशिका का कोशिका द्रव इस बर्तन के विलयन से ज्यादा गाढ़ा है, तो यह विलयन क्या कहलाएगा? अल्प पराशरी विलयन। क्या है, समझ गए? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प पराशरी विलयन। समझ गए? अब आइए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डाल दिया जाए, अगर कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डाल दिया जाए तो क्या होगा? नींद आ रहे हैं दोस्त? जागिए, वरना जो जगा हुआ है वो आपके साथ क्या खेल खेल देगा पता नहीं। जाग कर रही है। तो अल्प पराशरी विलयन समझ गए? आइए अब इसमें कोशिका को डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाल देते हैं। तो यह है दोस्तों बर्तन, क्योंकि इसे मान लिए हैं बर्तन, और इसमें भरा हुआ विलयन, और विलयन है हमारा क्या? अल्प पराशरी, अल्प पराशरी, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। अब इसमें हम कोशिका को डाल दे, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोशिका को डाल दिए। अब कोशिका को डाल दिए तो कोशिका के अंदर सांद्रता क्या है? अधिक, और बाहर क्या? कम। अल्प पराशरी विलयन है तो इसकी सांद्रता कोशिका द्रव से क्या होगी? तो निश्चित ही कोशिका के भीतर कोशिका द्रव की सांद्रता अधिक। अब कोशिका का बाहरी भाग कोशिका झिल्ली होता है, और कोशिका झिल्ली की प्रकृति अर्ध पारगमी होता है। सांद्रता अलग अलग है और बीच में अर्ध पारगम झिल्ली है, परासरण होगा कि नहीं होगा? सांद्रता अलग अलग है और उसके बीच अर्ध पारगम झिल्ली है, तो परासरण होगा कि नहीं होगा? अब परासरण के द्वारा जल कम सांद्रता से अधिक, ध्यान दीजिए, इसकी सांद्रता कम है, बाहर के विलयन की सांद्रता क्या है? तो गाढ़ापन। गाढ़ापन कम होने का मतलब है जल की अधिक मात्रा, जल की अधिक मात्रा, जल की। बाहर अल्प पराशरी विलयन है जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से, और सांद्रता कम है मतलब गाढ़ा कम है, और गाढ़ा कम है तो मतलब जल की मात्रा। तो इसका मतलब कोशिका द्रव में जल की मात्रा क्या है? इनके बीच क्या है? अर्धपारगम झिल्ली, क्योंकि कोशिका का ऊपरी भाग कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो इनके बीच परासरण होगा कि नहीं होगा? अब परासरण होगा तो परासरण के द्वारा जल अपने अधिक मात्रा वाले भाग से कम मात्रा वाले भाग में, अधिक मात्रा वाले भाग से या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। और जब बाहर का जल कोशिका के भीतर जाएगा तो कोशिका का आयतन क्या होगा? कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा, या कोशिका क्या होगा? फूल जाएगा, या कोशिका क्या होगा? बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत?
तो एक अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका का आयतन क्या होता है, या कोशिका क्या होगा? कोई दिक्कत? बात समझ गए? अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका का आयतन क्या होगा, या कोशिका क्या होगा? कोई दिक्कत? या दूसरे तरह से यह पूछा जा सकता है कि किसी कोशिका को एक विलयन में डालने पर कोशिका फूल गया तो निश्चित ही हुआ विलयन, निश्चित ही हुआ विलयन। एक कोशिका को किसी विलयन में डालने पर कोशिका आकार में फूल गया अथवा उसका आयतन बढ़ गया तो निश्चित ही विलयन की प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए तीसरा सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन, अब ऐसा ही घटना होता किशमिश के साथ। क्या? किशमिश, किशमिश को जल में डालिएगा ना, किशमिश फूल जाएगा। किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश फूल जाता है, यही घटना कारण। आप किशमिश को जल में डाल दिए, किशमिश के अंदर जो लिक्विड है वह बहुत गाढ़ा है, अब बाहर जल जो है उसके तुलना में बहुत कम गाढ़ा है, यानी किशमिश के अंदर सांद्रता अधिक, बाहर जल में जो डाले उसकी सांद्रता, जिसके कारण बाहर जल जो है किशमिश के भीतर प्रवेश करने लगता है और अंततः किशमिश क्या होता है, फूल जाता है। अल्प पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर विलयन से जल निकलकर कोशिका के भीतर जाते हैं, यह घटना अंतः परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः परासरण, क्योंकि कोशिका के अंदर जा रहा है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अंतः परासरण। क्या कहते हैं? क्लियर हुआ? समझे? आइए तीसरा विलयन। तीसरा है हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। हाइपर टोनिक सॉल्यूशन यानी अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन। अब यह विलयन कैसा होता है आपको पता चल ही होगा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार एसएससी का बैच लिए हैं, ये बैच लेना जरूरी है? ये तो तय आप करिए, वैसे हम तो सब कुछ वहीं पढ़ाते, थोड़े है बिहार एसएससी में अति पराशरी का परिभाषा बदल जाएगा, यहीं रहेगा। तो दोस्तों बैच भिन्न भिन्न तरह का जो बैच है वो कोचिंग का अपना बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है ना? हंसते का है जी, सही बात बताते हैं, ठीक है? वो कोचिंग वाले का अपना बिजनेस स्टडी है। अब ये आ जाएगा रेलवे का बहाली दरोगा वाले पोस्टर फाड़ेंगे लगा रेलवे क्या, अब फिर आ जाएंगे रोशन सर बोले जाइए बायोलॉजी पढ़ाई, यहीं पढ़ाएंगे उसमें भी। तो हर बैच में पढ़ाई वही होता है, अंतर है कि किसी में कम पढ़ाई होता है, किसी में ज्यादा पढ़ाई होता है, बस यही अंतर है। तो आप कोई भी बैच लिए हैं तो कोई दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं है, ये बात हम खुलकर बता रहे हैं। अब आपका मन है कि नहीं हम लेंगे तो ले लीजिए, हमको फायदा ही है क्या? नहीं तो सीधी बात है, हम बता रहे हैं आपको कि हर बैच में वही चीज पढ़ाते हैं, क्योंकि हर बैच का सिलेबस वही रहता है, किसी में कम पढ़ाते हैं तो किसी में ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है ना? अति पराशरी विलयन। अब यह विलयन कैसा होगा? जिस विलयन की सांद्रता या परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिका के कोशिका द्रव से क्या हो, कोशिका के कोशिका द्रव से अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे? अति पराशरी विलयन। क्या कहेंगे?
तो जिस विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से अधिक हो उसे हम क्या कहेंगे? अति पराश्री विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अति पराश्री विलयन कहेंगे। कोई दिक्कत? बात समझ गए? अब आइए इसमें कोशिका को डाल देते हैं। 2 विलयन में कोशिका को डाले, सम पराश्री विलयन में कोशिका को डाले कुछ भी, अल्प पराश्री विलयन में कोशिका को डाले तो कोशिका फूल गया, फूल गया। अब आइए इसमें डालते हैं तो क्या होगा? यह बर्तन है और मान लीजिए इसमें विलयन भरा हुआ है और यह विलयन है आपका क्या? हाइपर टोनिक यानी कि अति पराश्री। और इसमें हम डाल देते हैं एक कोशिका को, तो विलयन हाइपरटोनिक है तो इधर सांद्रता क्या है? अधिक। इधर क्या है? कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली आपका क्या है? अर्धपार्य। तो एक तरफ सांद्रता कम, एक तरफ सांद्रता अधिक, और उसके बीच अर्धपारगम झिल्ली। तो निश्चित ये तय है कि क्या होने वाला है? परासरण तो होगा ही होगा, क्योंकि परासरण की सारी स्थितियां मौजूद है। अर्धपारगम झिल्ली भी है जो कोशिका झिल्ली उसकी भूमिका अदा करेगा। एक तरफ सांद्रता कम है, एक तरफ सांद्रता अधिक है। और जिधर सांद्रता कम है मतलब उधर गाढ़ापन कम है। गाढ़ापन कम होने का मतलब है जल अधिक है। जिधर सांद्रता अधिक है उधर गाढ़ापन, जिधर सांद्रता अधिक है उधर गाढ़ापन अधिक है। गाढ़ापन अधिक का मतलब जल की मात्रा, यानी तय हो गया ना कि कोशिका के भीतर जल की मात्रा ज्यादा है और बाहर विलयन में कम। तो अब जल जो है कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर से निकलकर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और इस तरह आपका कोशिका क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। तो एक अति पराश्री विलयन में, एक अति पराश्री विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका की आर्तिकृति क्या होती है? क्योंकि अति पराश्री विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका का जल निकलकर विलयन में आ जाएगा। ऐसा इसलिए कि बाहर सांद्रता अधिक है मतलब जल कम है, और अंदर सांद्रता कम है यानी जल अधिक है, जिसके कारण परासरण होगा और जल अधिक मात्रा वाले से कम मात्रा या कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आएगा और कोशिका का जल बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। बात समझ गए? एक अति पराश्री विलयन में कोशिका को डालने पर वह क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। एक अति पराश्री विलयन में कोशिका को डालने पर वो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। या दूसरे तरह से ये प्रश्न आ सकता है कि एक विलयन में कोशिका को डालने पर वह सिकुड़ गया तो वह विलयन कैसा? एक विलयन में कोशिका को डालने पर वह सिकुड़ गया तो वह विलयन कैसा? समझ गए? तो 3 तरह का विलयन। अब आप इसका एग्जाम्पल समझिए। अब देखे होंगे कि अचार को, घर में जो अचार बनाए जाते हैं उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा मिला दिया जाता है। अचार बनाते हुए अगर आप देखे होंगे या अचार बनाने की प्रक्रिया से अगर आप थोड़ा सा भी परिचित होंगे तो यह जानते होंगे कि अचार बनाते समय उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलाया जाता है? नमक। बहुत ज्यादा मात्रा में नमक इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि अचार जिस विलयन में हो उस विलयन में नमक अधिक होने के कारण उसकी सांद्रता अधिक हो जाए। अचार में नमक मिलाने का प्रयोजन, अधिक से अधिक मात्रा में नमक मिलाए जाने का प्रयोजन यह है
कि अचार जिस विलयन में रहेगा उस विलयन की सांद्रता क्या हो, अधिक हो। अब अचार खराब करने वाला सूक्ष्मजीव जैसे ही प्रवेश करेंगे अचार को खराब करने के लिए, तो अचार के विलयन की सांद्रता क्या है। अब सूक्ष्मजीव जो जाएगा उसके कोशिका की सांद्रता कम हो जाएगा। अचार वाले विलयन की सांद्रता नमक अधिक होने के कारण अधिक हो जाता है। तो सूक्ष्मजीव जैसे उसमें प्रवेश करते हैं शुरू हो जाता है क्या, जिसे सूक्ष्मजीव के कोशिका का सारा जल निकलकर अचार में चला जाता है। अब कोशिका का सारा जल निकलेगा, कोशिका क्या हो जाएगा, मर जाएगा, अर्थात सूक्ष्मजीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और अचार लंबे से लंबे समय तक क्या होगा, सुरक्षित रहेगा। क्लियर बात, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब वही नया आदमी जाएगा अचार बनाने के लिए, नमक की जगह तेल ज्यादा दे देगा। अब तेल ज्यादा दे दिया, सांद्रता बढ़ा ही नहीं, सांद्रता नमक मिलाने से बढ़ेगी। अब बहुत तेल देने से अचार जो है 6 महीनों में खराब हो गया। सर पीट रहा है, इतना तेल दिया अचार खराब कैसे हो गया। अजी तुमको बनवाने कहाँ आता है, तेल देने सजा सुरक्षित नहीं होगा। क्या देने से होगा, नमक का उपयोग ज्यादा करने से होगा, ताकि उसकी सांद्रता बढ़े। एक दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्पल है। कभी कभी खेत में अधिक खाद डालने से फसल सूख जाती है। कभी कभी खेत में अधिक उर्वरक का इस्तेमाल करने से फसल क्या होती है, सूख जाती है। जानते हैं क्यों, खेत में जब आप अधिक उर्वरक डाल देते हैं तो खेत की सांद्रता अधिक, उसमें जो फसल लगा हुआ है उस फसल के कोशिका द्रव की सांद्रता कम होती है। अधिक रासायनिक उर्वरक डालने से खेत की सांद्रता अधिक, जो फसल लगा है उस फसल के कोशिका द्रव की सांद्रता कम। अब उर्वरक फसल में नहीं जाएगा, फसले के कोशिका का जल खेत में आएगा, उल्टा हो जाएगा। और जब फसल के कोशिका का सारा जल ही निकल जाएगा तो कोशिका मर जाएगा, फसल सूख जाएगा। नया नया किसान के साथ ऐसा होता है। नया नया किसान बनेगा, ऐसा 1-2 बार हुआ है भी है हमारे गांव में। नया नया किसान बना, चाचा जी को बोला कि जल्दी से जमीन बांटिए, हम अपने से खेती करेंगे। अब पहले बार में चाचा जी से आगे निकलने का, और कितना यूरिया दिया है, 1 किलो, मारेंगे हम 2.5 किलो। ऐसी बार चाचा जी का उत्पादन हमसे पीछे होगा। 1 किलो यूरिया चाचा जी दे रहा है तो वो मार दिया 2.5 किलो, फसल गया सूख। अब चाचा हो जी कर खिला। समझे कि नहीं समझे, बात समझ गए। और ध्यान दीजिए, कोशिका से जल का बाहर निकलना बाह्य परासरण भी कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य परासरण भी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ और प्रक्रिया विसरण और परासरण के अलावे कुछ और प्रक्रिया आप समझ लीजिए। पहला है इम्बिशन, अंतः शोषण। एक द्रव में किसको डुबा दिए, एक द्रव में ठोस पदार्थ को डुबा दिए, तो ठोस के द्वारा द्रव पदार्थ का अवशोषण ही क्या कहलाता है, अंतःशोषण। किसी ठोस के द्वारा किसी द्रव को या जल को अवशोषित कर लेना क्या कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। चना को जल में डालने से चना क्या होता है, फूल जाता है। किसके कारण, अंतःशोषण के कारण। वहां पर विसरण परासरण नहीं हो रहा है। ठोसों के द्वारा द्रव को अवशोषित कर लेना क्या कहलाता है, अंतःशोषण। वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे फूल जाते हैं, जिससे लगाने खोलने में थोड़ी कठिनाई होने लगती है।
वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे थोड़ा फूल जाते हैं, जिससे लगाने खोलने में कठिनाई होने लगती। जानते हैं क्यों? बारिश हो रही थी, वायुमंडल में नमी बहुत ज्यादा था, लकड़ी जो है वो ठोस पदार्थ है। कुछ वर्षा ऋतु में जो वायुमंडल में पर्याप्त नमी थी, तो कुछ नमी को लकड़ी का दरवाजा सोख लिया, मतलब क्या कर लिया, जिसके कारण वो क्या हो गया, फूल हो गया। ध्यान रखिएगा, किशमिश का फूलना अंतः पराशरण है, लेकिन किसी भी बीज का फूलना अंतः शोषण है। किशमिश को पूरी तरह से हम ठोस नहीं कह सकते हैं, गुलगुला टाइप का होता है, ठीक, इसलिए उसे पूरा हम ठोस नहीं कह सकते हैं। क्लियर हो गया? अंतः शोषण समझे कि नहीं समझे? बीज फूलते हैं पानी में डालने से, किसके द्वारा? वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजे फूलते हैं, किसके द्वारा? अब बात ध्यान दीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन। परिवहन का मतलब किसी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो परिवहन की ऐसी विधि जिसमें ऊर्जा खर्च हो, उसे क्या कहेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब परिवहन की ऐसी विधि जिसमें कोई ऊर्जा खर्च ना हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा खर्च, लेकिन कुछ परिवहन ऐसे हैं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। सजीवों के शरीर में कई परिवहन में ऊर्जा खर्च होती है। तो परिवहन की विधि में या किसी कण या अणु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सजीवों को ऊर्जा खर्च करना पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऊर्जा खर्च नहीं हो रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया? ठोस पदार्थ का किसी द्रव या जल को अवशोषित कर लेना, अंतः शोषण। परिवहन की प्रक्रिया में अगर ऊर्जा खर्च हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। परिवहन की प्रक्रिया में अगर ऊर्जा खर्च नहीं हो रहा है, बगैर ऊर्जा का परिवहन हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? अब देखिए, सजीव एटीपी के रूप में ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। सजीव ऊर्जा के किस स्वरूप का इस्तेमाल करते हैं? एटीपी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि परिवहन के विधि में अगर एटीपी खर्च नहीं हो रहा है तो, और एटीपी खर्च हो रहा है तो? क्लियर हो गया? एक और चीज, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपन्न होता है किसके द्वारा? परासरण भी किसके द्वारा संपन्न होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। विसरण भी किसके द्वारा संपन्न होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। और इंडोसाइटोसिस भी किसके द्वारा संपन्न होता है? किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा। अब इंडोसाइटोसिस क्या है? कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली ये एक ऐसी विधि है जो एक कोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है? एक कोशिकीय सजीवों की कोशिका झिल्ली में लचीलापन होता है। एक कोशिकीय सजीवों के कोशिका झिल्ली में एक ऐसा लचीलापन होता है जो बाहरी वातावरण से भोजन लेने में सक्षम बनाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, एक कोशिकीय सजीवों के कोशिका झिल्ली कुछ इस तरह से संकुचनशील बन जाती है कि वे बाहरी वातावरण से भोजन को क्या कर सके? ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली का संकुचनशील बनकर बाहर से भोजन को अंदर ले लेना ही क्या कहलाता है? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों के कोशिका झिल्ली का संकुचनशील बनकर बाहर से भोजन अंदर ले लेना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इंडोसाइटोसिस। क्लियर हो गया? अब एक प्रक्रिया प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस।
लाइसिस, इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव कुंचन, और इसे कहते हैं जीव द्रव विकुंचन। प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, इसको समझिए। जब आप कोशिका को अति पराशरी यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाले थे, और जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डाले थे तो क्या हुआ था, ये पता है ना आपको? कोशिका को अति पराशरी विलयन में डालने से कोशिका क्या हो गया था? सिकुड़ गया था, क्योंकि उसका जल क्या हो गया था? अति पराशरी विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका के भीतर का सारा जीव द्रव वाला जल बाहर निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाता है। यह क्या कहलाता है? अति पराशरी विलयन में कोशिका को डालने से कोशिका का सारा जीव द्रव का जल बाहर निकल जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि जीव द्रव कुंचन कोशिका का किस विलयन में होगा? और वहीं जब कोशिका पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा अति पराशरी विलयन में, उसी सिकुड़ा हुआ कोशिका को कहां डाल दीजिए? और आप जानते हैं अल्प पराशरी विलयन में कोशिका क्या होते हैं? तो जैसे ही पूरी तरह से सिकुड़ा हुआ कोशिका अल्प पराशरी विलयन में डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, जो क्या कहलाएगा? यानी जल का पूरी तरह से बाहर निकल जाने की घटना अजीब द्रव कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डालने से उसका फूल जाना। क्लियर है? बात समझ गए? आपसे पूछेगा कि एक जीव द्रव कुंचित कोशिका को किस विलयन में डाले कि वह फिर से फूल जाए। क्लियर हो गया? और इस तरह से दोस्तों सेल आपका पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। सेल पूरी तरह से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अब ध्यान दीजिए, आज इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो क्लास के रूप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन सबके लिए फ्री है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबके लिए फ्री है। उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देना नहीं है, लेकिन मोबाइल में नेट का होना। तो कोशिका समाप्त हो गया है, लेकिन एक टॉपिक फिर भी बचा हुआ है और वो है कोशिका विभाजन। लेकिन सेल आपका पूरी तरह से क्या हो गया है? तो एक क्लास हम और लेंगे इसमें, लेकिन सेल आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब आपको सेल से जुड़े हर प्रश्न का उत्तर आपके होंठ पर होनी चाहिए, होंठ पर। अधिकांश प्रश्न जब आप बनाए होंगे तो बना होगा, जो प्रश्न में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी उसके लिए हम क्वेश्चन आंसर का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आज रात 12 बजे ऐप पर अवेलेबल करा देंगे। क्लियर? आप लोग प्रश्न को रेडी रहिएगा। अब सेल से जुड़ी सारी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो रहे हैं। अब सेल से जुड़ा हर प्रश्न को याद रखना संपूर्ण रूप से आपकी जिम्मेदारी है। हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, लेकिन आप खुद से सेल डिवीजन को एक बार पढ़ लीजिएगा। हम अगले क्लास में सेल डिवीजन पढ़ाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। निकलिए आप लोग, लड़की लोग पहले निकलिए। आराम से निकलिए। हाँ, टेस्ट होगा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवहन, ये कौन सा परिवहन है जी? जाइए ना, घर पर बुला के खेलिए ना। कायल कोचिंग को गंदा कर रहे हैं। अभी जाएंगे आपके रूम में जाकर होली खेलने लगेंगे, कैसा लगेगा?
जाइए जाइए, झूठ मूठ का गंदा कर रहे हैं, निकलिए तेजी से। जिसको जिसको होली खेलना है, सबका रूम है, बुलाकर वहां खेलिए। किसी भी तरह का रंग गुलाल का इस्तेमाल क्लासरूम में मत कीजिए। आगे क्लास है, आगे के स्टूडेंट को बैठने में दिक्कत होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास 1 अप्रैल से है। यहां देखिए ना, जल के अधिक सांद्रता, जल के अधिक सांद्रता मतलब जल की अधिक मात्रा, सांद्रता मात्रा एक ही बात हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास। निकलिए तेजी से, हो क्या हुआ? ओ 29 है। ओ मतलब आप उनका क्लास 1 से, मेरा क्लास 1 से है मेरा क्लास। 29 से रोशन सर लेंगे, ठीक है। क्या बोलिए? हाँ, रिजल्ट नहीं आया, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर से तैयारी कीजिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं। दरोगा वाला बोर्ड तो कुछ सुनता भी नहीं।